नमस्कार। मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 6 संयुक्त राज्य अमेरिका सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत भी हम विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसका वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और इसी तरीके से किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वो राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करती हैं और एक नए स्वरूप की ओर ले जाती हैं। अगर अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो उससे पूर्व सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानना जरूरी है। जैसे कि हम सभी इस बात से भी अवगत हैं कि अमेरिका की संपूर्ण जो व्यवस्था है उसका मूल आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस आदर्श को स्थापित करने के लिए वहाँ के राजनेताओं और दार्शनिकों ने एक ऐसे दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसके व्यक्तित्व के विकास के अवसर जो हैं वो राज्य को बिना किसी बाधा के उपस्थित प्रदान किए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था। जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो विविधताओं वाला देश है, और यही कारण है कि कतिपय विशेषताएं जो हैं वो इस स्लाइड में आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं। उसमें पहली विशेषता आती है बहुलवादी समाज। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रहने वाला अगर आता है तो वह अमेरिका का होकर ही रह जाता है। वो धीरे धीरे अपने आप को अमेरिका के रंग में रंग लेता है। जब 1492 में स्पेन के रहने वाले कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की तो यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार भी खुल गए। 17वीं सदी में यूरोप के बहुत संख्या में लोग वहाँ आए और रहने लगे, और उसका कारण था वहाँ की आर्थिक व धार्मिक स्थिति। धीरे धीरे अमेरिका में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी लोगों ने भी आकर रहना शुरू कर दिया, और इस तरीके से अमेरिका जो था वो दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए एक ऐसा देश बन गया जहां लोग सरलता से रहने को तैयार थे, और इसी के साथ वहाँ बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जातियाँ, धर्म, संस्कृति, ये सब भी वहाँ पर दिखने लगा, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय समाज की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर मजबूत होने लगी। धीरे धीरे बाहर से आए हुए लोगों ने अपने आप को नवीन परिस्थितियों के अनुकूल कर दिया, और इस तरीके से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों ने संगठित होना शुरू किया। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से समान अधिकार और स्वतंत्रताएं चूँकि प्राप्त थीं, तो ऐसे में लोगों ने अपने आप को समूह में तब्दील करना शुरू कर दिया। हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने बहुलवादी और मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया है, और एक तरीके से हम कहें विविधता में एकता स्थापित करने का प्रयास जो है वो अमेरिका में आए हुए लोगों के द्वारा किया गया है। अगली जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
प्रथम जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि अमेरिकी कांग्रेस धर्म के संबंध में कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगी और न ही किसी व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। अमेरिका में अगर हम देखें तो अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 3 लाख के करीबन चर्च हैं, मंदिर, मस्जिद, सब कुछ वहाँ आपको उपासना के लिए देखने को मिलेगा। और वहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो भौतिकतावादी हैं और धर्म को भौतिक सुख का एक माध्यम मानते हैं। समाज में आध्यात्मिक मूल्यों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा गया है और धर्म के प्रति विश्वास भले ही रखते हैं, लेकिन धार्मिक जो अंधानुकरण की नीति है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि धर्म जो है वो एक निजी विश्वास है और हर व्यक्ति धार्मिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तीसरी जो विशेषता है वो है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अगर अमेरिका के समाज को देखा जाए तो वह शिक्षित समाज की श्रेणी में आता है। वहाँ के अधिसंख्यक लोग पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ की सरकार भी प्रयासरत रहती है। माध्यमिक स्तर तक वहाँ की शिक्षा जो है वो निःशुल्क है, अनिवार्य है। अमेरिका में अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। आवश्यकता अनुसार अमेरिका में शिक्षा नीति बनाई जाती है और लागू की जाती है, यानी राज्य जो हैं वो अपने हिसाब से अपने यहाँ शिक्षा की नीति का निर्माण करते हैं। अमेरिका में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय हैं और सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वो ज़्यादा महंगे हैं। जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं, भारत में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस कई गुना ज़्यादा होती है। उच्च शिक्षा के लिए भी अनेक संस्थान हैं, लेकिन उच्च शिक्षा वहाँ की बहुत ज़्यादा महंगी है। वहाँ पर व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए भी अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण ही वहाँ के लोग जो हैं वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वे अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सजग रहते हैं और राजनीतिक कोई भी समस्या आती है तो उसमें अपनी रुचि प्रकट करते हैं और विभिन्न माध्यम जो भी हैं प्रचार प्रसार के, उनके माध्यम से अपने विचारों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं। चौथी जो विशेषता है वह है महिलाओं की स्थिति। वहाँ की अगर महिलाओं की स्थिति देखें तो अच्छी स्थिति है। जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका एक सभ्य समाज कहा जा सकता है। वहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें संपत्ति अर्जित करने, उस संपत्ति को खर्च करने और धारण करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो अमेरिकी राज्यों में महिलाओं को बच्चों का अभिभावक भी माना जाता है और पुरुषों की तरह उन्हें भी तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। यानी अमेरिकी समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का, महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजनीति में अगर हम देखें तो उनकी रुचि कम है और चुनाव प्रसार में हालांकि कुछ महिलाएं सक्रिय भूमिका निभाती भी हैं, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार की घटनाएं वहाँ पर कम होती हैं। अगली जो विशेषता है वह है जातीय समस्या। अमेरिका में अफ्रीका के जो लोग थे उनको गुलाम बनाकर लाना शुरू किया गया था और इन जो गुलाम थे अश्वेत, इनसे निम्न स्तर के कार्य करवाए जाते थे, भेदभाव किया जाता था इनके साथ, उन्हें कच्ची गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। सार्वजनिक जो स्थान थे उनका वो उपयोग नहीं कर सकते थे, विद्यालयों में अध्ययन भी नहीं कर सकते थे, उन्हें मतदान, प्रतिनिधि बनने या उच्च पद धारण करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें वेतन जो है वो कम दिया जाता था।
स्वतंत्रता और समानता की हालांकि अमेरिकी समाज बहुत बात करता है, संविधान में भी घोषणा की गई है कि सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज भी जातिगत रूप से वहाँ पर असमानता श्वेत और अश्वेतों के बीच स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अमेरिका में बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अश्वेत और श्वेत लोग साथ में रहते हों। अश्वेत लोगों के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय हैं और सर्वोच्च न्यायालय इनके बच्चों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था को हालांकि अवैध घोषित कर चुका है। समय समय पर इसके लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी संगठन जो हैं वो भी वहाँ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ श्वेत और अश्वेतों के बीच एक दीवार जो है वो मजबूती से खड़ी है। अगली जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वह है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण। संयुक्त राज्य अमेरिका अगर हम देखें तो एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो मूल्य हैं, इन आदर्शों को स्थापित करने के लिए अमेरिकी समाज निरंतर प्रयास कर रहा है। वहाँ के लोगों की शांतिपूर्ण और संवैधानिक जो साधन हैं उनमें दृढ़ आस्था है और वे क्रांति को उचित नहीं मानते हैं और बहुमत का जो शासन है उसका समर्थन करते हैं। हालांकि अमेरिका के लोगों की सक्रिय राजनीति में रुचि बहुत कम है और यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो साम्यवाद का विरोध करती है और वहाँ के चुनाव जो हुए हैं उनमें साम्यवादी व्यवस्था को कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। अमेरिका में साम्यवाद के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष हुआ है। पूरा शीतकाल 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय रहा वो शीतकाल के रूप में रहा, साम्यवादी व्यवस्था के प्रति विरोध के रूप में रहा और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी, एक क्षेत्रीय संगठन बनाया था और वहाँ की अमेरिका में अगर सर्वोच्च शक्ति मानी जाए तो जनता में निहित मानी गई है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के प्रति प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण को अमेरिका में अपनाया गया है। अभी हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब हम आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। अगर हम देखें तो विश्व का सबसे समृद्ध और संपन्न राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है, यूरेनियम, तेल, लोहा, खनिज पदार्थ जो हैं उनके विशाल भंडारण अमेरिका में देखे जा सकते हैं। अगर औद्योगिक दृष्टि से हम देखें तो अमेरिका में मोटरें, अंतरिक्षयान, संचार के साधन, आधुनिक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं जो हैं उनका व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है और अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके आधार पर ही विश्व के अन्य देश जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था की कतिपय विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। उसमें पहली है अहस्तक्षेप वादी नीति में विश्वास। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है और अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक रहा है। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उनका भी ये मानना था कि आर्थिक जीवन में राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, चूँकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और अपना अच्छा और बुरा वह स्वयं समझता है। यही कारण है कि आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता दी गई और ये माना गया कि व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम का सदुपयोग करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। अमेरिका जो है वह खुली प्रतियोगिता की नीति का भी समर्थक है और इससे ये माना जाता है कि पूंजीपति, मजदूर और उपभोक्ता सभी को लाभ मिलता है। दूसरा है आर्थिक विषमताओं का होना। अमेरिका में अगर हम देखें तो पूंजीवादी राष्ट्र है,
हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन करता है, खुली प्रतियोगिता की नीति को स्वीकार करता है और इसी कारण वहाँ पर पूंजीपतियों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है और वो अधिकतम मुनाफा जो है वो वसूल करने लगे हैं। इसके कारण आर्थिक असमानता की स्थिति आ गई है। श्रमिक, किसान और जो गरीब वर्ग हैं वो अभावों का जीवन अमेरिका में जी रहे हैं और उच्च भौतिक मूल्यों के प्रति चूँकि वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, तो वहाँ के लोगों का एकमात्र उद्देश्य क्या हो चुका है? अधिकतम धन कमाना। अमेरिका की जनता जो है वो नैतिक मूल्यों के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं है, इसीलिए वहाँ पर अनेक बुराइयाँ हैं, भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा आर्थिक हित को पूरा करने के लिए लोग गलत रास्ते पर भी जाते हैं। इसके अलावा व्यापारी जो हैं वो अपनी नीतियों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव समूहों की भूमिका जो है वो अमेरिका में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो अमेरिका में आर्थिक विषमता पूंजीपति और गरीब के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अमेरिका ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया है, जिसमें राज्य व्यक्तियों के अधिक से अधिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक किया गया है। दुर्बल और असहाय जो लोग हैं उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने यहाँ अलग अलग लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी कर रही है। इसके अलावा अर्थशास्त्री और राजवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा को राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अनेक अमेरिकी राज्य चाहते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं को सीमित रखा जाए, तो इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से अगर हम कहें तो वहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता है श्रमिक संगठनों का बढ़ता महत्व। अमेरिका में जहाँ एक और पूंजीवादी व्यवस्था है, वहीं वहाँ पर शक्तिशाली श्रमिक संगठन भी मौजूद है और इन संगठनों ने श्रमिकों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार किया है। अमेरिकी श्रमिकों की स्थिति जो है वो विश्व के अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों की स्थिति से काफ़ी मजबूत है। न केवल अच्छा वेतन मिलता है, वरन बीमारी, चोट या अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके विरुद्ध भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलता है और अनेक सुविधाएं उनको अपने व्यक्तित्व के विकास के हेतु सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो श्रमिकों की स्थिति जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। अगली विशेषता है बेरोज़गारी की समस्या। अमेरिका में कई बार ऐसे मौके आए जब बेरोज़गारी की समस्या मुँह बाए खड़ी मिली है। 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो सरकार के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और इसके लिए सरकार ने योजनाएं भी बनाई। रूजवेल्ट की जो आर्थिक नीतियां थीं उसने बेरोज़गारी पर नियंत्रण स्थापित करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रूमैन आए तो उन्होंने भी बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। अगली और अंतिम विशेषता कृषि के क्षेत्र में विकास। हालांकि पूंजीवादी राष्ट्र है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर औद्योगिक विकास को गति दी गई है, लेकिन खाद्य पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका आत्मनिर्भर है। गेहूँ, चावल, जौ, कपास, मक्का इनका बहुत अधिक उत्पादन होता है और इतना अधिक पिछले वर्षों में अमेरिका ने उत्पादन कर लिया है कि यह विश्व के अन्य राष्ट्रों को निर्यात भी करता है। कृषि के विकास होने से
वहाँ के औद्योगिक विकास को भी गति मिली है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कृषि का विकास जो है वो उतना ही तेज़ी से हुआ है जितना वहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है। तो इस तरीके से हमने अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखा, और यही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है, नई गति प्रदान करने का प्रयास करती है। और अपने आप में अमेरिका के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो उसे अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में अलग करती हैं। और ये जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है इसी ने अमेरिका के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।